जय हिंद। मैं अजय कुमार। आज की क्लास शुरू होती है कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं से। इन रासायनिक अभिक्रियाओं में पहला है संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा है आपका वियोजन जिसे आप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, और तीसरा जो आपको मिलता है वह विस्थापन या प्रतिस्थापन मिलता है, और चौथी जो क्रिया है वह ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी है, यानी कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एक और भी महत्वपूर्ण क्रिया है वह है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। क्या है? अपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। देखेंगे तो ये जो पांचों अभिक्रियाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इन अभिक्रियाओं के बगैर कोई और अन्य अभिक्रियाएं नहीं हो सकती, यानी कि और भी अभिक्रिया को समझने के लिए इन अभिक्रियाओं की जरूरत आपको हर क्षण पड़ती रहेगी, इनकी जरूरत हरदम लगेगी। तो चलिए इन सभी अभिक्रियाओं को बारी बारी से एकदम डिटेल से इसका अध्ययन कर लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया आपकी है संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो देखेंगे भैया जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि दो अथवा दो से अधिक लोग जो है क्या कर जाए, जुड़ जाए। कोई चीज है कई संख्या में ज्यादा है तो वह क्या करे, मिल करके एक बन जाए। बस यही है कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। क्या मिला? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ में तत्व या यौगिक संयोग करके यानी कि मिल करके क्या करें, एकल उत्पाद बनाए, एक नया प्रोडक्ट बनाए, सब मिल करके एक बन जाए। अभिक्रिया जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या मिलता है? जैसे एक एग्जाम्पल में देखा जाए, अमोनिया है, NH3 है, अमोनिया है। इस अमोनिया की अभिक्रिया HCl से कराई जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ये क्या है भैया? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। इस अमोनिया की अभिक्रिया जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराया जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इससे करा करके क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है, यानी कि NH4Cl बनता है, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि एक अमोनिया एक पदार्थ है, एक यौगिक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी एक यौगिक है। दो यौगिक यहाँ पर है, दोनों यौगिक आपस में मिल करके, आपस में संयोग करके, आपस में जुड़ करके एक नया यौगिक बना दिए, एकल उत्पाद का निर्माण कर दिए, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। बस इसी तरह से दो अथवा दो से अधिक अभिकारी पदार्थ अथवा अभिकारक अथवा पदार्थ कह लीजिए, आपस में मिल करके जब एक जो है नया उत्पाद बनाते हैं तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है।
अब इसमें हुआ क्या है थोड़ा सा और जान लीजिए। ये अमोनिया है यानी कि NH3 है। इस NH3 में नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। 7 होता है ना। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक अगर इस तरह से 7 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बोर लॉ से करेंगे, बोर के नियम से करेंगे, तो इसके के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और जो है यल कोष में जो है 5 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। यानी कि नाइट्रोजन के वाय कोष में कितना इलेक्ट्रॉन मिला? 5 इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो इस तरह से अगर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दिखाया जाए, यहाँ पर जो है लुई बिंदु से दिखाया जाए इस तरह से 2 3 और 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जो है क्या करता है, यह इस नाइट्रोजन जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना ऑक्टल रूल फॉलो कराने के लिए यह क्या करता है, हाइड्रोजन से अब क्रिया कर रहा है। 3 हाइड्रोजन से अब क्रिया कर रहा है। तो हाइड्रोजन के भी वाय कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरह से इसको क्रॉस से इस तरह दिखा दिया जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरह से और एक हाइड्रोजन कुछ इस तरह से दिखाया जाए। तो होता क्या है यहाँ पर कि यह नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन तो है ही, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेकर के अपना अष्टक कौन पूरा किया? नाइट्रोजन पूरा कर लेता है। अब बचा भाई हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। तो नाइट्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा भी। अब एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लिया था तो 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को दे देगा। तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया। किसका? इस हाइड्रोजन का। इसी तरह से इस हाइड्रोजन का भी अष्टक इस तरह से पूरा हो जाता है। और 1 इलेक्ट्रॉन या नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से लिया था तो यह हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लेगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है। अब हुआ क्या यहाँ पर, इसके अतिरिक्त भी 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, यानी कि एकल बंध बना इनके बीच में बना। इसके बाद भी इस नाइट्रोजन के पास कितने? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अथवा कह सकते हैं कि 1 युग्मित इलेक्ट्रॉन बचा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा है। अब क्या होगा, ये तो भाई अमोनिया की बात हो गई। अब इसकी अब क्रिया जो है जब HCl से कराई जाएगी, अगर यहाँ पर HCl से अब क्रिया कराई जाए तो हाइड्रोजन भाई +1 की बैलेंसी है और क्लोरीन पर जो है कितना? -1 की बैलेंसी। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके वाय कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 7 आएगा। 7 नहीं आएगा, 2 8 और 7, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसका अपना अष्टक पूरा करने के लिए, क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि इस पर -1 की बैलेंसी होगी और इसकी बैलेंसी हाइड्रोजन +1 से पूरी हो जाती है। अब क्या हुआ है, तो जब यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस अमोनिया से क्रिया करना चाहेगा, जब यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस अमोनिया से क्रिया करना चाहेगा तो क्या हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन और जो है ये क्लोरीन है, यह क्या करता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से यह हाइड्रोजन जुड़ता है और जब 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये बनाएगा NH4+ बना लेता है। अभी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी को दे सकता है, किसी से बंध बना सकता है। और तो क्या हुआ, जो दूसरा यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वह क्लोरीन से, तो यह NH4Cl बना लेता है।
इस तरह से अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, क्या हुआ है, अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड इस तरह से प्राप्त कर लेती है, बन जाता है। अब यह अमोनियम क्लोराइड का परीक्षण जो है सफेद धुएं से होता है, सफेद धुएं के रूप में यह प्राप्त होती है। तो कोई दिक्कत क्या हुआ भैया, कुछ नहीं है। इधर ये जो है अभिकारक है, अभिकारक कितना भी हो, जरूरी नहीं है दो ही हो, दो अथवा दो से अधिक भी हो, लेकिन सब मिल करके, सब मिल जाएंगे, मिल करके एक बन जाएंगे, एक हो जाएगा, एक ही हुआ है। अब इसकी बात छोड़ दीजिए, ये आपको आगे और समझाया जाएगा, डिटेल में और बताया जाएगा, इसकी संयोजकता बताई जाएगी। तो अभी अपक्रिया की बात करें तो इतनी अपक्रिया मिल जाती है। फिलहाल ये भी समझ में आ गया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखें संयोजन अपक्रिया में, और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरी अपक्रिया देखेंगे तो दूसरी अपक्रिया में कुछ इस तरह से, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड की अपक्रिया यदि जो है किससे कराया जाए, चलिए Cl2 से कराते हैं, क्लोरीन से कराते हैं, तो क्या बनता भैया, यहां भी क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन आपस में जुड़ करके COCl2 बना लेते हैं, यानी कि कार्बोनिल क्लोराइड बनाते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड बना लेते हैं। इसी कार्बोनिल क्लोराइड को जो है फास्जीन गैस भी कहा जाता है, फास्जीन गैस कहा जाता है। और यह फास्जीन गैस जो है बहुत ही विषैली गैस होती है। समझ में आ गया। चलिए चलिए अब इसी संयोजन अपक्रिया में कुछ और भी नियम को समझे, इतनी बात नोट कर लीजिए। चलिए कुछ और नियम को समझे इसी में। देखेंगे भैया होता क्या है, कार्बन नियम समझिए, बेसिक चीज, इसी संयोजन क्रिया में कुछ बेसिक चीज समझिए। तो बेसिक चीज में क्या है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस ऐसे तत्वों के संयोग से, हाइड्रोजन ऐसे तत्वों के संयोग से बनने वाले जो यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कि जो है क्या मिला, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जैसे तत्वों के संयोग से बनने वाले जो यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अथवा इन्हीं कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और ये हाइड्रोकार्बन इतना कंफर्म हो गया। और अब आगे देखेंगे जो दूसरी बेसिक पॉइंट है वह क्या है कि ये हाइड्रोकार्बन जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन होता है, और एक होता है बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ रहा है? ये सब 11th की चीज है, 12th की चीज है। फिलहाल आपको समझाने के लिए हम इतना बता रहे हैं। अब जो खुली श्रृंखला वाला है, भाई श्रृंखला खुली है यानी कि खुली रहेगी, बंद श्रृंखला यानी कि वो चारों तरफ से बंद रहेगी। जैसे इसको समझो, थोड़ा सा समझेंगे। ये कार्बन है,
CH3, ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C, ऐसे लेके चले जाएंगे ऐसे, फिर इधर, फिर जैसे मर्जी वैसे इसको घुमाओ। लेकिन श्रृंखला कैसी है? अगर इसको और इसको पकड़ के खींच लिया जाए तो एक सीधी चेन बन जाएगी ना, यानी कि श्रृंखला खुली है। और बंद श्रृंखला में अगर देखें, इसी कार्बन को कुछ ऐसे कर दिया जाए, ऐसे एकदम ऐसे कर दिया जाए, अब देखिए ये बंद हो गई ना, एक डिब्बा जैसा बन गई, वर्ग के आकार का बन गई, ये बंद श्रृंखला है। बस समझ आया? चलिए, अब ये जो खुली श्रृंखला है, इस खुली श्रृंखला वाले में भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? यहां पर सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, अब इसी में कहीं डबल बॉन्ड दिखेगा, कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा इसी श्रृंखला में। जैसे इसको यहां पर देख लें, जैसे C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C ऐसे मिल जाएगा। अब भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अथवा यही चीज जो है C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C ऐसे भी मिल जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो इतने को देखिए जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, जिसमें जो है डबल बॉन्ड है, और जो है देखेंगे तो जिसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो ऐसे जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक मिलेंगे, ये यौगिक जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और जो सिंगल यानी कि एकल बंध वाले कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में जहां सिंगल बॉन्ड आया है, ये सब जो है क्या कहलाएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब क्या मिला कि जो संयोजन क्रिया होती है, संयोजन क्रिया सदैव, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहां पर, इसको मिटा दें। चलिए, अब जो संयोजन क्रिया है, ये संयोजन क्रिया में होता क्या है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बात समझ में आ रहा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि वे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसी खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में डबल अथवा ट्रिपल बंध होता है, युग्म अथवा त्रिक बंध होता है, ऐसे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और यही असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का जब जो है संयोजन क्रिया कराई जाती है, तो क्या होता है भैया? इन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के बीच में जो डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड होता है, उस डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड पर किसी आक्रमणकारी तत्व यानी कि किसी अन्य तत्वों का आक्रमण होता है, अक्रिया होती है, जुड़ते हैं और वह बांड टूट जाता है। और बांड टूटने के बाद एक जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं, यानी कि कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बांड आ जाता है। यह भी एक संयोजन क्रिया का नियम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझें। एग्जाम्पल देखें, जैसे क्या लिया जाए? चलिए
H2C डबल बॉन्ड CH2 ले लेते हैं। क्या है? कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड आया है, और इधर ये जो है CH2 ये भी है, ये भी CH2 है। इसको कुछ ऐसे देख लीजिए, ऐसे ऐसे। अब समझ में आ रहा है? एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 4 वैलेंसी, 2 यहाँ डबल बॉन्ड से और 2 इस हाइड्रोजन से, और इसका 2 डबल बॉन्ड से और इस हाइड्रोजन से पूरा हो रहा है। यानी कि 2 कार्बन परमाणु वाली है, तो 2 कार्बन परमाणु वाली है, तो भाई क्या है? सिंगल बॉन्ड होता तो एथेन होती, डबल बॉन्ड है तो क्या होगा? एथीन होगी। यही ना? क्या है? एथीन है। बस यही एथीन है। इस एथीन की अभिक्रिया, अथवा अब यहां पर क्या हो रहा है भाई? एथीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसे हुआ? क्योंकि हम अभी आपको बताए कि खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों में जब कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो सब क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का जब संयोजन क्रिया कराई जाती है तो इनके साथ कोई अन्य तत्व अथवा परमाणु क्या करता है? इनके डबल बॉन्ड पर अटैक करता है और इसके डबल बॉन्ड को तोड़ देता है। जब इसका डबल बॉन्ड टूटता है तो एकल उत्पाद के रूप में ये जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। चलिए, इस एल्केन से, इस जो है एल्कीन से, यानी कि एथीन से, इस एथीन से एथेन बनाना है। एथीन जो है असंतृप्त है, एथेन जो है संतृप्त हो जाएगा। तो क्या होगा? यहां पर जो है कुछ ऐसे H2 हाइड्रोजन को ले लेते हैं और करते क्या है? तप्त निकिल की उपस्थिति में और 200 से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब अभिक्रिया कराते हैं तब होता क्या है कि यह हाइड्रोजन इसके डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, और जब इसका डबल बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन की बैलेंसी पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर चला जाता है। तो क्या बनाएगा? देखिए, ये बनाएगी, यही है ना, ऐसे है भैया, ऐसे है। थोड़ा इसको इस तरह से लिखा जाए, C है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हैं, तो चलिए एक यहां पर हम ऐसे लगा दे रहे हैं और एक यहां ऐसे इस तरह से लगा रहे हैं, और इसके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। अभी जब इस पर अटैक किया तो डबल बॉन्ड टूट गया, हो गया सिंगल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ गया इसका। अब इसी तरह से इसमें भी होगा। ये जो कार्बन है इसको लिख दिए, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक इस तरह से यहाँ, एक इस तरह से यहाँ, और दूसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया भैया। समझ में आया? तो क्या हो गया? इसको क्या लिखेंगे? C2H6, यानी कि एथेन बन गया। क्या बन गया? एथेन प्राप्त हो गया। समझ में आया? बोलिए। अथवा इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। ये क्या था? एथीन था, एथीन था।
एथीन था और यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों था? क्योंकि इसके कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए असंतृप्त है। और संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का जब संयोजन कराया जाता है तो यह अन्य परमाणु यानी कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके यहाँ फिर जो है अन्य परमाणु जो है इसके बॉन्ड को तोड़ते हैं और तोड़ करके जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देते हैं। यह जो है संयोजन अभिक्रिया की एक विशेषता होती है, एक खासियत होती है। इसी तरह से इसका एक एग्जाम्पल और देख लो। चलिए एक एग्जाम्पल इसका और देखें यहाँ पर। चलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाला देख लेते हैं एक HC, इसको CH बोलेंगे, ठीक। समवयवता की वजह से हम लिख रहे हैं, आइसोमेरिज्म की वजह से हम H2C लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड CH, समझ में आया? इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं, और अच्छे से लिखने का मतलब है क्या लिखेंगे इस तरह से, ऐसे C सिंगल बॉन्ड H, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। समझ में आया? अब जो है क्या करें, करना क्या है, देखिए भाई ट्रिपल बॉन्ड है, दो कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया है, दो कार्बन परमाणु वाला है, तो यह क्या है, एथ है। अब इस एथ के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। भाई किसी एथ में किसी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि दो कार्बन है, यानी कि कोई भी एथ हो, कोई भी एल्क हो, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आर्क, नोन, डेक, अनडेक, द्वाडेक, कोई भी एल्क हो, उस एल्क के साथ यदि जो है एन लगाएंगे तो वह जो है सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते हैं। तो दो कार्बन परमाणु वाली है तो हो गया एथ, एथ के साथ जो है ट्रिपल बॉन्ड है तो एथाइन, आइन लगा दिए, एथाइन हो गया। अब इस एथाइन पर जो है क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का जब संयोजन क्रिया कराया जाएगा तो संयोजन क्रिया में होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है कोई अन्य आक्रमणकारी जो तत्व है वह इसके ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करेगा, लेकिन कब करेगा, तब निकिल की उपस्थिति होगी और 200 से लेकर के लगभग 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तब यह हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके बॉन्ड पर अटैक करेगा। जब बॉन्ड पर अटैक करेगा तो बॉन्ड टूटेगा और संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। चलिए देखें क्या होता है इसमें। देखो यह हाइड्रोजन जब यहाँ पर अटैक करेगा तो इसका बॉन्ड टूटेगा भैया, तो पहली बार में टूटेगा तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे है, या इस पर अटैक किया, बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटा, तभी यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड बचा है। अब डबल बॉन्ड बचा तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ गया यहाँ पर, बस यही चीज इसके साथ भी है, कार्बन है ही, इसके पास एक हाइड्रोजन पहले से था और एक हाइड्रोजन इसके साथ और जुड़ गया। यहाँ पर दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या मिला है, इसको ऐसे देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल गया। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, नहीं है ना, क्यों नहीं है, अब भी इसमें डबल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो संतृप्त नहीं है, वो असंतृप्त ही है। तो भाई अभी ये असंतृप्त है तो इसको संतृप्त होना चाहिए। अभी ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था 3 बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में आ गया, एथाइन से एथीन बन गया। अब तब तक यह जो है संयोजन क्रिया चलेगी जब तक यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन न बना ले। तो चले और आगे अब क्रिया बढ़ चलेगी। तो बस क्या होगा, फिर से वही H2 तप्त निकिल की उपस्थिति में 200 से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होगा, अब यह हाइड्रोजन इस बांध पर फिर से अटैक करेगा तो फिर से बांध टूटेगा। तो क्या होगा, या देखिए CH और एक हाइड्रोजन यहां पर है ही, ऐसे देख लीजिए भैया, CH और एक H यहां ऑलरेडी है। अब यह हाइड्रोजन इस पर अटैक किया, यहाँ का बांध टूट गया। कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने के लिए यह हाइड्रोजन इस कार्बन से यहां पर जुड़ गया, ठीक। और दूसरा कार्बन यहां है ही, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन यहां पर है। अब इस कार्बन की भी बैलेंसी इस हाइड्रोजन से पूरी होती है। हो गया, क्या बोले इसको आप, क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या हो गया, देखिए CH3 और CH3, यानी कि इसको जो है क्या कह सकते हैं, C2H6 कह सकते हैं। एथेन हो गया, क्या हो गया, एथेन। एथाइन था, एथाइन यानी कि C2H2 था, ये एथाइन था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इससे बना क्या, C2H4 बना, यानी कि एथीन बना, और इस C2H4 से C2H6 बना, यानी कि एथेन बना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का जब संयोजन कराया जाता है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उस पर जो है किसी आक्रमणकारी तत्व का जो है क्या होता, आक्रमण होता और बॉन्ड टूटता है और संयोजन क्रिया में वह जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लेता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये है भैया संयोजन अक्रिया। तो वीडियो को अच्छे से पॉज करके रफ और पेन लेकर के आप जो है कॉपी और पेन लेकर के अच्छे से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं वियोजन यानी कि अपघटन अक्रिया क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। तो पहले तो एक इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए